नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 की रिवीजन क्लासेज। दोस्तों, ये पाठ वैसे तो ये सारी किताब पढ़ा दी गई है, इसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए गए हैं, लेकिन इस किताब को जो है काफ़ी कमेंट आए थे कि दोबारा समझाइए। उस समय समझाया नहीं गया था, हो सकता है उस समय जल्दबाजी में आपको ये समझ नहीं आया था, इसलिए इस किताब को अब दोबारा आराम से एक एक पॉइंट को समझाकर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट को, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। देखिए, सबसे पहले इस पाठ के नाम का अर्थ को देखते हैं। औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशिक भारत का अर्थ ये है कि औपनिवेश यानी क्या होता था, उपनिवेश यानी उस समय उपनिवेश उसे कहते थे जो किसी दूसरे देश के या किसी दूसरी सत्ता के अधीन था। जैसे भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो वह ब्रिटिश शासन का क्या था, ब्रिटेन का क्या था, एक भारत उपनिवेश था। सतत यानी निरंतर, शोषण का काल यानी लगातार भारत का शोषण हो रहा था उस उपनिवेश के रूप में। ठीक है, देखिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुए, परंतु भारत के आर्थिक ढांचे पर आक्रमणों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जब अंग्रेजों से पहले भी बहुत सारे भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, आप सबको पता है, जैसे हूण आक्रमण है, शक आक्रमण है, और उसके बाद भी जैसे तैमूर लंग आता है, मोहम्मद गजनी आता है, उस समय बहुत सारे आक्रमण हुए थे, गजनी, गौरी, इस प्रकार के बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे। लेकिन उन आक्रमणों से भारत की जो राजनीति व्यवस्था थी ना, उसमें तो परिवर्तन हुए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मनिर्भर भारतीय गांव यानी भारत के गांव उस समय आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं पर खुद सेल्फ डिपेंडेंट थे। ग्रामीण उद्योग बहुत अच्छे थे। परस्पर अंतर्निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। परस्पर अंतर्निर्भर मतलब एक दूसरे पर निर्भर थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सब कई शताब्दियों से चला आ रहा था, यानी बहुत सारी शताब्दियों से, बहुत सारे सालों से ये चला आ रहा था। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन चार्ल्स मेटकॉफ ने इन शब्दों में करते हैं कि ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। यानी चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा कि ग्रामों की, जो गांवों की व्यवस्था, ये क्या, छोटी छोटी गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब प्रजा के, मतलब उस समय की गणतंत्र मतलब उस समय के राज्य है छोटे छोटे। अपनी जरूरत की सारी चीज़ें इन्हें अपने यहाँ प्राप्त है और विदेशी शब्दों से मुक्त है। यानी अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी उन्हें अपने यहाँ, यानी उस समय गाँवों में मौजूद थी, और विदेशी संबंधों से ये मुक्त थे। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, वहाँ ये अकेले जैसे अमीर है। यानी जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, मतलब इस धरती पर कोई भी इंसान की नश्वर है, वहाँ ये अकेले जैसे, यानी खुद ही अमर थे। राजकुल लुढ़कते रहे, यानी राजकुल लुढ़कते रहे और क्रांतियाँ होती रही, यानी राजवंश जो है वो समाप्त होते रहे और क्रांतियाँ होती रही। जैसे हिंदू, पठान, मुगल, मराठा सिख क्रम से मालिक बनते रहे, यानी इस प्रकार जो है राजवंश चलते रहे, लेकिन ग्राम समाज यथापूर्वक बना रहे, लेकिन गाँव का जो समाज था वो वैसे ही चलता रहा। भारत पर अंग्रेजों की विजय इन आक्रमणों से भिन्न थी। यानी ये जितने भी आक्रमण होते उनसे अंग्रेजों की जो विजय थी वो बिल्कुल भिन्न थी। ये विजय उस राष्ट्र के द्वारा की गई थी जिसने अपने देश में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया था तथा एक आधुनिक मध्यम वर्ग समाज का निर्माण किया था। यानी ब्रिटेन जो था उसने अपने देश में जो जागीरदारी प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा मतलब जो सामंती व्यवस्था थी, मतलब जहाँ पर सामंतों का, जागीरदारों का अधिकार होता था, उस प्रथा को समाप्त कर आधुनिक मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास जो वर्ग था, समाज था, उसका निर्माण किया था। पूंजीवादी व्यवस्था की उन्नति और फैलाव के द्वारा ब्रिटेन अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित कर लिया था। यानी पूंजीवादी व्यवस्था यानी रुपयों के जोर पर, यानी पैसों के जोर पर ब्रिटेन ने जो है अपने आप को एक आधुनिक मॉडर्न देश के रूप में संगठित किया था। परंतु भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक उधार को नष्ट करके उसकी जो पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना किया बिना ब्रिटेन अपनी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्थाओं को औपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। यानी भारतीय समाज की जो पुरातन यानी प्राचीन जो आर्थिक उधार की, यानी आर्थिक आधार की, आर्थिक आधार था, जो प्राचीन ग्रामीण कुटीर व्यवस्था थी, जो ग्राम आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, उसको नष्ट किए बिना ये अपनी पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना भारत में नहीं कर सकता था। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव के विस्तार की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम पुरानी अर्थव्यवस्था के लिए विघटन और नए उन आर्थिक रूप के उद्देश्य की दिशा में अलग कदम था। यानी भारत ने जो है भारत पर जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपने राजनीतिक प्रभुत्व विस्तार की दिशा में उठाए गए प्रत्येक कदम, जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी उसको समाप्त करना और नई आर्थिक रूप में उदय के रूप में एक नया कदम था। ये सभी कदम भारतीयों के लिए लाभ के लिए ही नहीं
वरन ब्रिटिश लाभ के लिए प्रतिपादित। यानी ये जितने भी कदम बढ़ाए गए, जितने भी कानून बनाए गए, वो भारतीयों के लाभ के लिए बिल्कुल नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लाभ के लिए थे। वस्तुतः है 16वीं शताब्दी में भारत धन वैभव और समृद्धि संपदा, यानी 16वीं शताब्दी तक भारत में बहुत सारा धन वैभव समृद्धि संपदा। भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार के लिए उत्सुक थे। यानी भारत की समृद्धि, यानी सोने की चिड़िया की भारत को देखकर ब्रिटेन वाले यहाँ पर आए थे व्यापार के लिए। सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी व्यापारियों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। यानी 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय की एलिजाबेथ प्रथम, उसने अंग्रेज जो व्यापारी थे उन ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भारत से व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, यानी पुर्तगालियों की जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया, वो भी भारत आई। 1664 में फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं थी कि ब्रिटेन की ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो सारी थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनियां थी। इस प्रकार अब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्वी देशों और विशेष रूप से भारत में अपना व्यापार बढ़ाना, इन्हें सारी की सारी जो है भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। कुछ समय तक तो इन व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य भारत से व्यापार करना ही रहा, यानी थोड़े से टाइम तक तो ये क्या कर रहे थे, जैसे मतलब किसी भी स्थान पर जो है किसी मतलब ये क्या अपने व्यापारी बन कर आए थे और देश पर राज करने लगे थे बाद में, यानी व्यापारिक रूप भेष में आए थे, तो ये क्या कर लेंगे, छोटा मोटा अपना व्यापार करना लगे। परंतु उन्हें भारत की राजनीतिक फूट और अस्थिरता का लाभ उठाकर अपने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यानी उस समय मुगल वंश जो था इसमें मुगल वंश के जो शासक थे उनमें अस्थिरता चल रही थी, अयोग्य शासक आ रहे थे और आपस में इनकी फूट थी, तो उसका लाभ उठाकर इन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव जो है बढ़ाना प्रारंभ किया। 1757 का जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत की अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो होता है इसके आपके अंग्रेजों की तरफ से था, अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके मध्य होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों की विजय ने भारत की अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अब ये मीर कासिम वही था जो इसके बंगाल का जो नवाब था ना सिराजुद्दौला, उसका सेनापति था, लेकिन इसने उस समय अंग्रेजों को साथ दिया। अब ये जो है दोबारा जब ये इसको ऐसा लगा कि इसके अधिकारों पर जो है अंग्रेज इसको भी दबा रहे, तो इसने जो है मुगल सम्राट शाह आलम खुद और अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, इनकी संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने, ठीक है, और अपनी राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह स्थापित कर दिया। गवर्नर जनरल उस समय था डलहौजी के कार्यकाल तक कंपनी की प्रभु सत्ता संपूर्ण भारत में स्थापित हो गई। जब तक डलहौजी का कार्यकाल आता है, कंपनी जो थी वो पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। अब वो मुगल बादशाह की सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई थी, यानी उस समय के जो पूरे भारत में ब्रिटेन की सत्ता स्थापित हो जाती है अंग्रेजों की, तो उस समय मुगल बादशाह की सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई थी, ठीक है। तत्पश्चात आगामी वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में पूरे भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों ने इस देश के व्यापार को अपने कब्जे में कर लिया, यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूरे के व्यापार को अपने कब्जे में अंग्रेजों ने कर लिया। इस अवधि में वे भारत से माल ले जाते और विदेशों में बेचते, यानी भारत से कच्चा माल ले जाते और विदेशों में बेच देते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी किसानों एवं व्यापारियों से बलपूर्वक उनका माल उठा लेते थे, यानी ये नहीं कि वो कर्मचारी या किसानों से खरीदते थे, नहीं, औने पौने दामों पर खरीदते थे और जो नहीं देता था उससे वो बलपूर्वक उठा ले जाते थे। वे लागत मूल्य का केवल 1/4 मूल्य चुकाते थे, यानी जो लागत मूल्य था ना, ये मान लो कि 100 रुपये की चीज़ है तो उसका 1/4 यानी 25 रुपये उसको देते थे, जबकि अपने या अपने अधिकार में लिए माल को कई गुना कीमत में बेचते थे। यानी ये सोच लो कि वो भारत से 100 रुपये का कोई मतलब 100 रुपये का माल लेते थे, ठीक है, और 100 रुपये का माल खरीदते थे, 25 रुपये देते थे, और वही माल ब्रिटेन में तैयार होकर जब आता था तो उसको 125 रुपये में बेचते थे, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी था। और अपने अधिकार में लिए के माल को कई गुना कीमत में बेचते थे। अंग्रेज मनमाने ढंग से स्वयं यह निर्धारित करते थे कि प्रत्येक कारीगर किस प्रकार का माल तैयार करे और कितनी कीमत पर बेचे, यानी अंग्रेज खुद डिसाइड करते थे कि फलाना जो कारीगर है वो किस प्रकार का माल तैयार करे और कितनी कीमत पर इसे बेचेगा, ये अंग्रेज निर्धारित करते थे। यदि कारीगर कम दाम लेने को तैयार नहीं होता था वह उसे बांध कर कोड़ों
बाद कोड़े मारकर भगा देते थे। यानी जो भी कारीगर कम दाम लेने को तैयार नहीं रहता था ना, कि अंग्रेज़ों को कम दाम देगा नहीं, वो उसे बांधते थे और कोड़े मार के उसको भगा दिया जाता था। यही व्यापारिक पूंजी का काल था, यानी ये व्यापारिक पूंजी का काल था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिया गया। यानी जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, यानी उद्योग पनपने लगते हैं, तो उसमें भारत को क्या किया, ब्रिटिश के जो कारखाने थे उसके लिए कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिया गया और वहाँ के कारखानों से निर्मित माल को भारत की मंडियों में खपाया जाने लगा और वहाँ से जो भी माल आता था उसको भारत की मंडियों में खपाया जाने लगा, यानी यहाँ पर बेचा जाने लगा। औद्योगिक पूंजी के इस दौर में भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी चुंगी वसूली जाती थी। यानी औद्योगिक पूंजी का ये दौर था, इसमें भारत में निर्मित जो वस्तुएं थी जब ब्रिटेन में जाती तो उससे बाहरी चुंगी यानी बाहरी कर लिया जाता, जबकि ब्रिटिश माल जब भारत आता तो उस पर कोई चुंगी नहीं थी। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे एक योजना के तहत नष्ट कर दिए गए, यानी एकदम समाप्त कर दिए गए भारतीय उद्योग धंधों को। अब भारत ब्रिटिश माल पर निर्भर कर, क्योंकि उस समय भारत के जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो सब नष्ट हो गए थे। मजबूरन भारत को ब्रिटेन की जो माल था या जो कपड़े थे या कोई भी चीज़ थी उस पर निर्भर होना पड़ा। लोहा गलाने के देशी उद्योगों को नष्ट किया, जो लोहा गलाने के देशी उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया गया। उनके स्तर पर आयातित ब्रिटेन से जो लोहा व इस्पात बाजार में आने लगा और भारत को इंग्लैंड का एक उपनिवेश बना दिया गया, यानी उसके अंडर में आ गया। भारत का आर्थिक शोषण जितना अधिक ब्रिटिश काल में हुआ था उतना मध्यकाल में भी नहीं, यानी मध्यकाल में भी जितना आर्थिक शोषण हुआ था जितना अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया था। आर्थिक दृष्टि से दोनों शासनकालों में कुछ भिन्नताएं थी, यानी कुछ अलग अलग मतलब अंतर था। अधिकांश मध्यकालीन शासकों का जन्म भारत में हुआ था और वे यहाँ के निवासी थे, लेकिन ब्रिटिश शासक विदेशी थे और विदेशी बने रहे। यानी मध्यकाल के जो शासक थे यानी मुगल जो थे उनका जन्म लगभग का भारत में होता है, जैसे मतलब अकबर हो या आपके जहांगीर हो, शाहजहाँ हो, इन सब का भारत में होता है और वो यहीं के निवासी बन के रह गए। लेकिन ब्रिटेन वासी विदेशी थे और विदेशी बने रहे, यानी उन्होंने भारत को अपना देश नहीं माना। मध्यकालीन शासकों द्वारा अर्जित देश में निवेश किया गया, यानी जो मुगल काल की बात करें तो उसमें जो भारत से जो भी मतलब कर लिए जाते थे वो भारत में ही निवेश कर दिए गए। लेकिन अंग्रेजों ने अपने अर्जित धन को इंग्लैंड में निवेश किया, यानी उन्होंने कहा उन्होंने भारत के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने इंग्लैंड में ही वो धन निवेश किया। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन निकास के बारे में उल्लेख किया। जो आर.सी. दत्त की पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास में धन निकास यानी धन को निकालने के बारे में उल्लेख किया गया है। राजा द्वारा अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना, सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी प्राप्त करने के समान होता है जो वर्षा के रूप में पुनः भूमि को देता है। यानी जब राजा मतलब इसको उदाहरण दिया गया कि राजा जब अपनी जनता से ज़्यादा कर लेता था तो वो इस रूप में होता था जैसे सूरज द्वारा पृथ्वी से पानी, जैसे सूरज पानी पृथ्वी से पानी प्राप्त करता है भाप के रूप में और पुण्य वर्षा के रूप में देता है। उसी प्रकार जो है राजा जो है उसको वापस मतलब जनता के काम में लगाता था। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता था और वर्षा केवल इंग्लैंड करता था। यानी ब्रिटेन वाले क्या करते थे कि भारत से धन लेते थे और अपने देश में लगाते थे। भारत जो मध्यकाल में एक समृद्ध राष्ट्र था उसे ब्रिटिश युग में एक निर्धन राष्ट्र बना दिया। यानी भारत जो है मध्यकाल में बहुत समृद्ध राष्ट्र था लेकिन ब्रिटिश काल में उसे एक निर्धन राष्ट्र बना दिया गया। यह सत्य है कि मध्यकाल में कुछ विदेशी आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद गजनवी, तैमूर और नादिर शाह आदि भारत से धन संपदा लूट कर ले गए, परंतु देशवासियों ने उनके जाने के बाद अपने परिश्रम और लगन से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लिया था। यानी ये सही है कि मध्यकाल में जैसे विदेशी आक्रमण मोहम्मद गजनी आया, तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, ये बाहर से संपदाएं लूट के ले गए थे। लेकिन जो भारत के जो देशवासी थे या भारतीय लोग थे उन्होंने अपनी परिश्रम और लगन से देश की आर्थिक स्थिति को पुनः ठीक कर दिया था। लेकिन ब्रिटेन शासकों ने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था दिनों दिन जर्जर होती गई। यानी ब्रिटेन वासियों ने ऐसी नीति अपनाई कि भारत पुनः खड़ा न हो सके, यानी उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भारत को अंग्रेजों ने अपनी औद्योगिक विकास की पूर्ति के लिए हर प्रकार से लूटा। यानी प्राकृतिक संसाधन संपन्न जो भारत था अंग्रेजों ने अपने औद्योगिक विकास की पूर्ति के लिए भारत को हर तरफ से लूटा। बंगाल में दीवानी प्राप्त करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक तरफा था। यानी जैसे जब तक बंगाल में उन्हें दीवानी प्राप्त नहीं होती उस तब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक तरफ ही था। भारत को बेचने के लिए इंग्लैंड के पास कुछ नहीं था। यानी भारत को इंग्लैंड वाले क्या बेचते, कुछ नहीं था उनके पास, जबकि भारतीय वस्तुओं को उसे आवश्यकता थी जिसका व्यापार कंपनी के लिए लाभदायक था। यानी भारतीय जो वस्तु थी उनकी उसे आवश्यकता थी जिसका व्यापार कंपनी के लिए लाभदायक था। इंग्लैंड का ऊनी उद्योग काफी विकसित था और पर भारत में ऊनी कपड़े की मांग न थी। यानी इंग्लैंड में ऊनी उद्योग बहुत ज़्यादा था लेकिन भारत में उसमें ऊनी कपड़ों की बिल्कुल मांग नहीं थी।
इसलिए भारतीय वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कंपनी को इंग्लैंड से सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं भारत लानी पड़ी। यानी उस समय पहले क्या था, रुपए पैसे की जगह जो है इंग्लैंड ने जो है सोने चांदी की जो धातुएं है वो भारत लाता था। पहले इन धातुओं का इंग्लैंड के कुल निर्यात में बहुत अधिक हिस्सा था। यानी इंग्लैंड का जो निर्यात था उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या था, इन धातुओं का था। परंतु 1757 के बाद ये तेजी से घटने लगा क्योंकि कंपनी का बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण हो गया था और यहाँ से भारत की लूट प्रारंभ हुई जो 1947 तक निरंतर चली। यानी पहले क्या करते थे, भारतीय लोगों को सोना चांदी देते थे और वहाँ से वस्तुएं खरीदते, लेकिन जैसे ही 1757 प्लासी का युद्ध होता है और ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें जीत जाती है, तो उसके बाद जो है ये निर्यात जो है बहुत कम हो गया और राजस्व पर इसका व्यवस्था प्रारंभ होगी और भारत की लूट प्रारंभ होगी जो 47 तक चलती रही। तो आज हम अपनी रिवीजन क्लास इतनी रखेंगे। अगली क्लास आपको ये वीडियो और समझाने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।